नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगली श्रृंखला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमने अभी तक 2015 तक के पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज पुनः हम 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और आपके दिमाग में बनेगा कि 2015 के क्वेश्चन फिर से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग थी, उस लोक सेवा आयोग ने क्या किया था कि पुनः परीक्षा कराई थी, तो इसलिए 2015 में 2 बार पेपर आपके हुए थे। तो जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लेकर आज आप लोग के सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो जो आपको दिख रहा है कि पहला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? आरटीआई के बारे में आपसे पूछ रहा है। हमने आपको इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन पेपर कराए थे तो आपसे आपको बताया था कि जो आरटीआई है, आरटीआई कब आया था? आरटीआई आपका 2005 में आया था, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आपको ये भी पूछा था, एक एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछा है, तो वो सारे प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब देखिए पूछा है 2005 से संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम, तो किससे आया था, ठीक है, यानी जो यह अधिकार आया था तो किस वाद में आया था। तो पहला आपका ऑप्शन यहां पर दिया है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। दूसरा आपको पूछ रहा है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। तीसरा ऑप्शन है आपका नमित शर्मा बनाम भारत संघ। डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस बनाम भारत संघ में क्या हुआ था, इस वाद में यानी इस्लाम में क्या है, धर्मांतरण से संबंधित और जो दूसरी शादी यानी दूसरी शादी से उत्पन्न मुद्दे, इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक से अधिक शादी कर सकता है, तो उससे क्या होते हैं, विवाद उत्पन्न होने की स्थिति होती है। तो वहां उससे संबंधित लिली थॉमस केस है, ठीक है। तो लिली थॉमस उससे हो गया, तो क्या हुआ कि ए ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं 3 और ऑप्शन बी, सी और डी। जो देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ जो सरकार वहां पर क्या की थी, जो वहां के आदिवासी लोग थे, तो आदिवासी लोगों को वहां की जो रीति है, जो वहां की कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां की भाषा है, तो उनको जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को इस बारे में यानी छत्तीसगढ़ का जो एक क्षेत्र है दंतेवाड़ा, तो वहां पे नक्सलवादियों लोगों से निपटने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए कह सकते हैं कि वहां की सरकार ने क्या किया था, एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में वहां पर नियुक्ति की थी। अब उसमें क्या हुआ था कि जब वहां पर एक विशेष पुलिस अधिकारी यानी वैकेंसी निकाली, वहां पर नियुक्त किया, तो जिससे क्या हुआ कि ज्यादा से अधिक लोग वहां पर क्या हुए, मारे गए। तो जब मारे गए तो वहां पर क्या हुआ, मानवाधिकार का उल्लंघन का मुद्दा सामने आया, तो जिसको लेकर यानी वह केस नंदिनी सुंदर बनाम जो केस है उससे संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आप यहां पर पहुंच जाते हैं 50% पे, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है सी और डी। सी कह रहा है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ में ही आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या किसकी बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। सॉरी, यहां पर आपके मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य यानी जो आपका ए ऑप्शन दिख रहा है वहां पे क्या है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। तो आपका कर्तव्य है कि आप क्या करें, अपने देश के प्रति
देश की आप रक्षा करें, जरूरत पड़े तो आपको सीमा पर भी लड़ाई के लिए बुलाया जा सकता है, आंतरिक रूप से भी देश की आप रक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना। तो हमारे जो देश की कल्चर है, जो संस्कृति है, उस पे भी आप किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, आघात नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की चोट नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना। तो क्या ग्राम पंचायत के गठन की जो सहायता की बात कर रहा है, यह हमने जो पहले का क्वेश्चन कराया था वहां पर बताया था, यह आपका किससे, डीपीएसपी से है, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करता है। और अनुच्छेद 40 यानी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वहां पर क्या है, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। और अगला डी ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रखना, यानी जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वह रेल हो, बस हो, स्कूल हो, जितने भी हैं, यानी जितने सार्वजनिक संपत्ति हैं, चाहे वो अस्पताल हो, आप उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कर सकते हैं, यानी हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अपनी मांग को पूरी कराना है या कोई ऐसा मुद्दा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी इसका सही उत्तर आपका होगा सी, कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, यानी यह मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। यदि संविधान की बात कर रहा है और संविधान में हमें कानून बनाने की बात होती है, तो संविधान में कानून बनाने की जब बात हम करते हैं, इससे यह प्रश्न आपको पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, बी ऑप्शन आपका संसद कह रहा है, सी ऑप्शन है राज्य का विधानमंडल और डी ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें से क्या उत्तर सही होगा। तो हम जब बात करते हैं भारतीय संविधान में कानून बनाने की, तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 248, कौन सा, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट क्या करती है, विधायक शक्ति देती है और यह प्रावधान करती है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है संसद। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी सही उत्तर आपका होगा बी। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यदि भारत का है और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थिति है, यानी प्रेजेंट नहीं है, तो यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, यानी राष्ट्रपति भी नहीं है और कौन है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी राष्ट्रपति है और कौन किसकी बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है दोनों लोग क्या हैं, अनुपस्थित हैं, यानी प्रेजेंट नहीं है, तो उस उपलक्ष्य में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की तरह, यानी राष्ट्रपति के पद यानी जो कार्यभार है कौन संभालेगा। आपके ऑप्शन है भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उस स्थिति में उसके जो भी कार्य हैं कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी यहां पर अनुपस्थिति होता है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत का सीजेआई होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, इसके कार्य को देखता है। अब आप लोग सोचेंगे, मन में प्रश्न उमड़ रहा होगा कि यदि सीजेआई भी अनुपस्थित हो, तो यदि सीजेआई भी अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन या उनका जो कार्य है कौन करेगा। तो इस स्थिति में आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं। उन अन्य न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह क्या करेगा, इनके पद को ग्रहण करेगा और कार्यभार को संभालेगा। तो आप यदि मन में एक प्रश्न और भी उठता है कि यदि सीजेआई के अलावा जो अन्य न्यायाधीश भी हैं वहां पर और अन्य न्यायाधीश भी क्या हो, अनुपस्थिति हो, तो
मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य चल रहा है और उस वहां पर क्या पूरे के पूरे जो न्यायाधीश हैं वो कहीं पर टूर पे चले जाएं या अपने कार्य से दूर हों, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई ना कोई क्या होगा यहाँ पर उपस्थित होगा, क्योंकि बच्चों का एक बार ऑफलाइन क्लास में हुआ तो उसने मतलब उसके मन में प्रश्न था कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, सारे के सारे न्यायाधीश एक फ्लाइट में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और वो फ्लाइट क्या हो, क्रैश हो जाए तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कानून का रखवाला है। तो इसलिए कोई ना कोई क्या होगा वहां पर उपस्थिति होगा और उसके कार्यभार को देखेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण में यह प्रश्न है। कथन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। ठीक है, यह प्रश्न अब 2015 में पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। फिर कारण आपका कह रहा है कि उक्त आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उपयुक्त पर जो भी पहले हो धारित करता हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। सी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं और डी कह रहा है ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो जब यह प्रश्न पूछा गया था 2015 में, उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या है, डी है। ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं, लेकिन ए तथा आर दोनों गलत हैं। ठीक है, लेकिन जब 2019 में इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन में क्या हुआ, यहां पर जो 5 वर्ष का कार्यकाल है इसको 3 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। फिर यहां पर कह रहा मुख्य न्यायाधीश। अब क्या है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या उसमें से जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वह भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके यहां पर बताइए कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानव आयोग यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने बार बार किया है कि जो भारत के संविधान है यानी भारत का संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 यदि हम आई की बात करते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इसके लिए एक मतलब बनाकर वहां पर क्या करता है, वित्त आयोग गठित कर सकता है। और वह वित्त आयोग क्या करेगा कि जब मतलब अधिनियम या कोई अधिनियम बनाता है, ठीक है, तो यानी 1 वर्ष के अंदर और उसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या करता है, वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है 243 आई के तहत। तो जब वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है तो क्या होगा, यह एक संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है, आर कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। संघीय जो वित्त आयोग है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए कि इसका जो सही उत्तर होगा सी सही होगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अब क्योंकि और इसमें जोड़िए, कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो बैठ नहीं रहा है। फिर हमने बोला इसलिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 99 की। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, अनुच्छेद 99 के तहत यानी संसद क्या करेगा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा।
अब लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होता है, यानी प्रत्येक सदस्य क्या करता है, शपथ या प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 99 में क्या है कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वह क्या होगा, अपने शपथ की प्रक्रिया इसी में लेता है, यानी अनुच्छेद 99 के तहत। अब अनुच्छेद 103 की बात है। अनुच्छेद 103 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की निरर्हता और अयोग्यता, यानी 103 और 102 की बात। अब 100 में क्या है, यही आपका यानी अनुच्छेद 100 में जो है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग, यानी कभी भी जब वहां पर विवाद की स्थिति हो जाए, दोनों जगह मत बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में यानी लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के रीट जारी करता है? तो पहले जानिए कि रीट होता क्या है, यानी क्या है कि रीट क्या होता है। रीट का मतलब होता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। आदेश क्या कि मान लीजिए, समझिए कि कोई लड़का है और किसी लड़की को क्या किया, भगाकर लेकर चला गया या शादी कर लिया। अब उसके घर वालों ने, अब वो लड़का क्या है, मान लीजिए लड़का नाबालिग है, अब उसके घर वालों ने क्या किया, केस कर दिया कि उसने हमारी लड़की को क्या किया, अगवा कर लिया, बहला फुसला कर लेकर चला गया। तो इस स्थिति में पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने लड़के को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया और अपने घर में बैठा लिया, जेल में क्या किया, रख दिया, यानी अपने थाने पे बुलाया। और उसको क्या कर रहा है, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब उस लड़के को क्या किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत पुलिस नहीं कर रही है, उसे थाने पर ही बैठाया रखी है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब लड़के को घर वालों को पता चलता है कि लड़के को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उसके घर वाले डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि जब वहां पर घर वाले सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बात है, तो सुप्रीम कोर्ट से जब ये बात बताई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता अच्छा पुलिस वालों की इतनी मनबड़ाई चल रही है, तो क्या करेगा, सीधे वहां पर फैक्स करेगा। और वो फैक्स कहां आएगा, सीधे उस थाने के, यदि मान लीजिए कि दिल्ली का यदि मुखर्जी नगर थाना है, तो उस मुखर्जी नगर थाने में क्या हुआ, फैक्स आएगा और बोलेगा कि लड़के को जितने भी अभी तक यदि मजिस्ट्रेट के सामने तुमने प्रस्तुत नहीं किया तो उसे प्रस्तुत करो या उसे छोड़ो। यदि ऐसा वो नहीं मानता तो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये होता है रीट। अब पूछ रहा है कि इसमें से कि स्वतंत्रता के लिए, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है, सबको पता है भारत क्या है, भारत का जो संविधान है लिखित है, विस्तार पूर्वक है, बहुत ही बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है, जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनेक देशों से क्या है, भारत का संविधान लिखा गया है। यानी वहां अनेक देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर के भारत के संविधान का क्या हुआ है, निर्माण किया गया। कारण कह रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ठीक है, तो आप देखिए कि ए ऑप्शन तो आपको सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही, तो ऑप्शन देखें यहां पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो एक तो आप पता है कि भारत का जो संविधान है लिखित है, तो ये तो यहां पर आपको सही लग रहा है, आर के बारे में आपको पता नहीं है।
बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो डी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए। अब आपके पास बचता है 3 ऑप्शन। अब सी क्या कह रहा है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो जब हमें पता नहीं है तो कैसे कैसे, तो हमने आपको बताया क्योंकि और इसलिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कह रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। यानी जब हम किसी क्षेत्र का विकास करें तो कैसे कर सकते हैं, उसका विकास जब उसकी आकांक्षाएं पूरी होंगी तभी हम कर सकते हैं। तो उससे समझते हैं यानी ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है। जब लोकसभा और राज्यसभा की हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात करते हैं, तो क्या होगा, संयुक्त बैठक को आहूत करने का, मैंने एक प्रश्न को आपको बार बार कराया है क्योंकि ये हमेशा पूछा है, संयुक्त बैठक को बुलाने की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति करता है। और यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक तो बुला दिया, यदि किसी भी विधेयक पर क्या हुआ, बहस है, तो उस स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य क्या होंगे, वहां पर उपस्थित होंगे। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। मैंने यह भी बताया कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर क्या है, अनुपस्थित ही है, तो इस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, किसकी बात कर रहा है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। पहला ऑप्शन है विधि के समझ समानता, बी ऑप्शन है विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, और डी ऑप्शन है धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो आपको पता है कि जो भारत के नागरिक हैं, यानी भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 15 के तहत जो स्वतंत्रता प्राप्त है, अनुच्छेद 16 के तहत जो स्वतंत्रता प्राप्त है, अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता प्राप्त है, और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत जो लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। यानी जो भारत के लोग हैं या अन्य लोग हैं, तो सिर्फ यह स्वतंत्रता से भारतीयों को प्राप्त है, अन्य लोगों को नहीं। यानी धर्म का मतलब आप किस धर्म से, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, किसी भी से आप हैं, तो इससे क्या है, अनुच्छेद 15 आपको स्वतंत्रता देता है कि आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आपके मूल वंश क्या है उस आधार पर भी नहीं। ठीक है। और आपकी जाति क्या है, यानी ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या है, इससे भी आपकी लिंग का मतलब यानी आप महिला हैं, पुरुष हैं या अन्य जो हैं, उससे भी आपसे हमारा संविधान क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान, आप दिल्ली में पैदा हैं, मुंबई में पैदा हुए, जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, या भारत के किसी भी कोने में आप पैदा होते हैं, तो सभी लोगों के लिए क्या है, समान प्रकार की कानून व्यवस्था है, सबके लिए समान है। ठीक है। तो और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी आप देखते हैं जो भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी में क्या होती है, सभी लोगों के लिए अवसर प्रदान करती है। सभी लोग, यानी कोई भी फॉर्म हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का हो या कोई भी हो, सभी लोगों को क्या होता है, एग्जाम देने की वहां पर आपको क्या है, सुविधा मिलती है। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो यहाँ पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी की बात कर रहा है। तो आपको क्या है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है,
अनुच्छेद 29 में यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग, कुछ लोग समझ लेते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब मुस्लिम समुदाय या जैन या बौद्ध समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब है कि जहां पर जिस कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर यदि उनकी संख्या कम है तो क्या है, वह अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो या ईसाई हो, यानी किसी भी धर्म के हों। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 आपको कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं, यानी शिक्षा के लिए क्या है, आप अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये था भारतीयों को प्राप्त 5 प्रकार के अधिकार। अन्य सभी अधिकार सबको प्राप्त हैं, लेकिन जो मूल अधिकार में है, ये मूल अधिकार सिर्फ केवल व केवल सिर्फ भारतीयों को 5 अधिकार प्राप्त हैं। और 5 अधिकार आप जबान पे रट जाइए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 2 लगातार है, बीच में 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन यानी 1992 द्वारा क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो जब स्थानीय यानी ग्रामीण स्तर पर, जब हमने बताया था ग्राम स्तर, जिला स्तर यानी पंचायत स्तर की जब बात होती है तो वहां पर भारत का निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है, वहां पर राज्य का निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर अब देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं। सी कह रहा ए गलत है किंतु आर सही है, ए भी नहीं होगा। डी है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो जी हाँ, कि क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, हमने बता दिया 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है, न कि भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यदि महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के 14 दिन पूर्व क्या करना होता है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है कहां पर लगाई जाती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है संसद है, और संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन सा है? लोकसभा है और राज्यसभा है। दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकता है। और 1/4 सदस्यों की यदि सहमति प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति को पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और ये महाभियोग प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर तभी लगाई जाएगी जब राष्ट्रपति क्या करे? संविधान का अतिक्रमण करे। ठीक है, उसी आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, अन्यथा और कोई भी कारण नहीं है कि लगाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान क्या करता है? भारत यानी एकात्मक और संघात्मक की जो भारत के संविधान की विशेषता है वह विशेषता एकात्मक और संघात्मक की। तो जब हम संघीय लक्षण की बात करते हैं यानी भारत का जो संविधान की हम बात करते हैं, तो भारत के संविधान में क्या है कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक, यानी ये भारत के संविधान की विशेषता है। तो संघात्मक का मतलब क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। संघात्मक क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, संघनात्मक। ठीक है, संघात्मक में हम देखेंगे कि क्या क्या है, यानी विशेषता क्या है भारत के संविधान की। हम संघात्मक की विशेषता की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से संघात्मक भारत के संविधान की विशेषताएं हैं उसको देखिए। पहला क्या है? पहला आपका है कि जो भारत का संविधान है वह भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी, लिखित संविधान। अर्पित बोलते जाइएगा वहीं तो। दूसरा है कठोर संविधान।
कठोर संविधान यानी जो भारत का संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है। तीसरा आपका है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। तीसरा है न्यायपालिका की शक्तियां, यानी जो न्यायपालिका है, जो भारत की न्यायपालिका है वो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, और यह जो भारत की न्यायपालिका है स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, सर्वोच्च भी है। और अगला आपका है द्विसदनी व्यवस्था, यानी द्विसदनी विधानमंडल। द्विसदनी विधानमंडल। तो ये है संघात्मक लक्षण भारत के संविधान के। ठीक है, अब कहेंगे कि एकात्मक लक्षण क्या है। तो एकात्मक लक्षण का मतलब है भारत में जो नागरिकता दी जाती है एकल नागरिकता है। ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता आपको अलग से दिया जाए और आप बिहार के हैं तो बिहार की नागरिकता अलग से, तो यह नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति क्या करता है, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, यानी जो राज्यपाल होता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। आपातकाल, यदि आपातकाल लगाया जाता है भारत में या कहीं भी तो सभी के लिए आपातकाल की स्थिति क्या होती है, समान होती है। यदि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय यानी जो देश हैं, अन्य देश हैं, उससे हम समझौता करते हैं तो उस समझौते के तहत जो संसद की जो शक्ति है वह क्या है, यह एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये रहा कि यहाँ पे यही पूछा है आपसे कि संघीय लक्षण नहीं है, तो कौन सा ऐसा जो लक्षण है वह संघीय लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं देता। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो दिख रहा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, हमने चर्चा की। एकहरी नागरिकता, तो एकहरी जो नागरिकता की बात करता है तो क्या है, एकात्मक लक्षण है, न कि संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है तो क्या है, संघीय लक्षण है, और वो जो न्यायपालिका है वो क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, यानी लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की बात करता है। लोकायुक्त मतलब कह सकते हैं कि जब भारत में राज्य लोकायुक्त लाने का मतलब क्या था, इसका क्यों लाया गया, तो जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्यों द्वारा क्या किया गया, गठित किया गया, यानी भ्रष्टाचारी क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी रोधी है उसकी संस्था, यानी भ्रष्टाचारी रोधी संस्था के लिए, यानी जो भारत को क्या है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई। और इस लोकायुक्त में क्या होता है कि जो लोकायुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में क्या हुआ, कानून पारित हुआ 1970, यानी उड़ीसा जो यहां पर आपको दिख रहा है 1970 में क्या हुआ, एक कानून पारित किया गया उड़ीसा के लिए। लेकिन यह जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त उड़ीसा में न सर्वप्रथम लागू होकर सर्वप्रथम कहां हो गया, महाराष्ट्र में। अब कब लागू हुआ, 1971 में सर्वप्रथम क्या हुआ, महाराष्ट्र में यह लागू हुआ था। ठीक है, और वर्तमान समय की बात करें तो 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त की क्या हुई, नियुक्ति हो चुकी है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है, यह प्रश्न है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम 91वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 के द्वारा संशोधन करके, यानी लोकसभा और विधानसभा द्वारा यह किया गया, यह जो सीटें हैं वह 15% पर ही सीमित कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो जब यह प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया था तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था कि यह एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? यह एक वैधानिक अधिकार है। लेकिन जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मत देने का अधिकार है, ठीक है, वह वैधानिक अधिकार नहीं, क्या है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। और इसका उल्लेख कहां पर है? यानी संवैधानिक अधिकार का जो उल्लेख है भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। तो आरक्षण के संविधान का जो प्रावधान है पहले तो 331 में था, लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन किया गया, 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, एंग्लो इंडियन की जो सदस्य होते थे उनको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है। तो हमने इससे पहले भी चर्चा किया था कि वह केस है केशवानंद भारती बनाम केस। केशवानंद भारती बनाम केस में यह कहा गया कि जो भारत का संविधान है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जो भारत के जो हम संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद हम 53 एक की बात करें तो वहां पर क्या है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है। संसद में शून्यकाल के समय की बात कर रहा है। तो शून्यकाल यानी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। यानी जो शून्य काल का समय की बात करता है तो डी ऑप्शन सही होगा कि 12 बजे से 1 बजे तक शून्य काल का समय होता है। दोनों सदनों में होता है। अब आपके यहाँ पे मन में प्रश्न उठता होगा कि यह समय क्या 1 घंटे निश्चित की गई, यानी 60 मिनट ही निश्चित है? जरूरी नहीं है कि जो शून्य काल का जो समय है वह 60 घंटे हो, 15 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर दिन शून्यकाल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं? जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका राष्ट्रपति का, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, यानी आपका एक लोकसभा है और ये राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा। तीसरा विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। कौन होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी सदस्य कौन? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। और राज्यों का जो विधानसभा और विधान परिषद होता है तो उसमें केवल व केवल विधानसभा के सदस्य ही, यानी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल, अभी हमने बोला कि भारत के संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है संसद में? अब देखिए, केवल लोकसभा, केवल जहां पे आ जाए इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करिए। और एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया, केवल राज्यसभा, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, ये भी नहीं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी
संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं से मिलकर संसद का क्या है, निर्माण है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।